नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। हम यहाँ पर एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। आइए हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है या ब्लड ग्रुप के निर्धारण में किन किन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आज का हमारा टॉपिक इसमें होगा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो पहले एक हेडिंग ले लेते हैं, रक्त समूह। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह, हम मानव रक्त की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे 1901 के पहले तक यह बात नहीं पता थी कि मनुष्य का रक्त भिन्न भिन्न होता है। लेकिन 1900 के पहले एक समस्या सामने आने लगी थी कि जब किसी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता था, आदान किया जाता था, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, किया जाता था, तो कुछ लोग उसमें सरवाइव कर पाते थे और कई लोगों की उसमें से डेथ भी हो जाती थी। इसी समस्या के निदान के लिए कई सारे अनुसंधान शुरू हुए थे। उसी क्रम में 1901-2 के दौरान एक वैज्ञानिक सामने आते हैं, उनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर को सबसे पहले इस रक्त समूह के संदर्भ में सफलता प्राप्त हुई। अपने अनुसंधान के दौरान वह देख रहे थे कि ब्लड के विभिन्न कंपोनेंट्स, ब्लड में लगभग 55% प्लाज्मा का हिस्सा है और 45% जो इसका हिस्सा है वह ब्लड कार्पसल्स का है, रक्त कणिकाओं का है। रक्त कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इन विभिन्न कंपोनेंट्स के अध्ययन के दौरान कार्ल लैंड स्टीनर को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली कि जब वह आरबीसी कोशिका का परीक्षण कर रहे थे, आरबीसी कोशिका का, आरबीसी सेल का परीक्षण कर रहे थे, तो इस आरबीसी की जीवन कला में, किसमें? जीवन कला, जिसको हम कह रहे हैं जीवन कला, इंग्लिश में हम इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा, जीवन कला में यहीं पर प्रोटीन के इनको कुछ क्रिस्टल दिखाई दिए, प्रोटीन के कण दिखाई दिए आरबीसी के बाहरी दीवार में। इस प्रोटीन के कणों का जब कार्ल लैंड स्टीनर ने रासायनिक विश्लेषण किया, क्या किया? यहां पर रासायनिक विश्लेषण किया। रासायनिक विश्लेषण किया। रासायनिक विश्लेषण के दौरान इनको एक बात स्पष्ट हुआ कि इस प्रोटीन के जो कण है जिसका रासायनिक विश्लेषण या प्रस्तुत कर रहे थे, इस रासायनिक संगठन के आधार पर यह जो प्रोटीन था, यह प्रोटीन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है। वैसे ग्लाइकोप्रोटीन एक संयुक्त प्रकार का प्रोटीन होता है। रासायनिक विश्लेषण के दौरान इन्होंने पाया कि यह जो प्रोटीन का कण था यह बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन था। यहां से कुछ संभावनाओं का जन्म हुआ, यहां से कुछ संभावनाओं का जन्म हुआ। अब कार्ल लैंड स्टीनर ने विभिन्न मनुष्यों से प्राप्त रक्त सैंपल का परीक्षण प्रारंभ किया और उन्होंने विभिन्न मनुष्य के रक्त का जो सैंपल लिया था उनके आरबीसी की बाहरी दीवार का अध्ययन प्रारंभ किया। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने एक बात पाई कि सभी लगभग जो मनुष्य में का ब्लड लिया गया था, उनकी बाहरी दीवार का जब अध्ययन किया जा रहा था तो उसमें यह जो प्रोटीन के कण थे वह रासायनिक आधार पर, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं, या उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में इसको पहचान किया था, यह बेसिकली 2 प्रकार का प्राप्त हुआ।
या ग्लाइकोप्रोटीन कितने प्रकार का प्राप्त हुआ? इनको यह ग्लाइकोप्रोटीन देखा गया कि यह जो ग्लाइकोप्रोटीन था वह विभिन्न मनुष्य के रक्त नमूने में आरबीसी जीवन कला में दो प्रकार का प्राप्त हुआ। यह दो प्रकार का जीवन कला में विभिन्न मनुष्य में ग्लाइकोप्रोटीन था, और ये ग्लाइकोप्रोटीन कहां उपस्थित था? आरबीसी की जीवन कला में उपस्थित था। एकदम क्लियर रूप से जीवन कला में उपस्थित था। कितने प्रकार का था? दो प्रकार का था। इन्हीं दोनों प्रकारों को कार्ल एंड स्टीनर ने क्या कहा? इसी को नाम दिया एंटीजन, कैपिटल ए, दूसरे को कहा एंटीजन कैपिटल बी। एंटीजन नाम दिया गया और इसको संकेत के लिए एंटीजन ए और बी से इंगित किया गया। बाद में इन्होंने प्लाज्मा का भी अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का अध्ययन किया। ब्लड प्लाज्मा का अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया? जब यह ब्लड प्लाज्मा का अध्ययन किए तो इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। लेकिन जो यह प्लाज्मा में प्राप्त प्रोटीन था, इसकी जो उपस्थिति थी यह एंटीजन के विपरीत थी। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के आरबीसी की जीवन कला में ए एंटीजन पाया जा रहा था, उसके विपरीत उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित था। जिस व्यक्ति के ब्लड के आरबीसी की जीवन कला में बी एंटीजन पाया जा रहा था, उसके विपरीत उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित था। तो इस ग्लाइकोप्रोटीन जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। कहां पे? प्लाज्मा को। यह भी क्या था? दो प्रकार का, मुख्य रूप से था दो प्रकार का, और इसी को इन्होंने कहा एंटीबॉडी। इसको ए कहा और स्मॉल ए से, और एंटीबॉडी स्मॉल बी से। प्लाज्मा के हिस्से में जो एंटीबॉडी ए और बी, स्मॉल ए और बी उपस्थित थे, बेसिकली एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही था जिसकी उपस्थिति एंटीजन के विपरीत थी। बाद में इसी एंटीजन के आधार पर रक्त समूहों का उन्होंने निर्धारण किया। किसके आधार पर? बाद में इसे हमने कहा कि एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया। रक्त समूह का निर्धारण किया। कैसे निर्धारण किया? थोड़ा समझिएगा कैसे निर्धारण किया होगा इन्होंने। मान लीजिए कि आरबीसी की जीवन कला है, एक आरबीसी सेल है, दूसरा आरबीसी सेल इन्होंने देखा दूसरे ब्लड के सैंपल से, तीसरे आरबीसी का सेल देखा। जब इन्होंने ये तीन प्रकार के आरबीसी सेलों की पहचान जो इन्होंने किया, इनको प्राप्त क्या हुआ कि मान लीजिए कि इस आरबीसी जीवन कला में ए एंटीजन है, तो इसको इन्होंने ए ब्लड ग्रुप कहा। अगर किसी आरबीसी की जीवन कला में बी एंटीजन था तो इन्होंने इसको बी ब्लड ग्रुप कहा। और अगर आरबीसी की जीवन कला में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित नहीं था, उसी को इन्होंने क्या कह दिया? ओ रक्त समूह कह दिया।
इस प्रकार से कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ सिस्टम की खोज किया। एबीओ सिस्टम की खोज किया। किसने किया? यह बात किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने इन्होंने 3 ऐसे रक्त समूहों की खोज किया, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। किसके आधार पर किया? एंटीजन के आधार पर। जिस आरबीसी की जीवन कला में ए एंटीजन नामक प्रोटीन था उसको ए ब्लड ग्रुप कहा, जिसमें बी नामक एंटीजन उपस्थित था उसको बी ब्लड ग्रुप कहा, जिसमें ए और बी दोनों नहीं थे उसको उन्होंने ओ ब्लड ग्रुप कहा। हमने यहीं पर कहा कि एंटीजन के विपरीत प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। अब यहां पे एबीओ सिस्टम आया। बाद में आप देखेंगे कि डी कैस्टिलो इनके एक सहयोगी थे, जिनकी सहायता से एक चौथे रक्त समूह की खोज किया गया। चौथे रक्त समूह जिसमें सहायता लिया गया, डी कैस्टिलो की सहायता लिया गया, और यह चौथा रक्त समूह था। यहां पर आरबीसी की जीवन कला में यदि क्या पाया गया, ए और बी दोनों एंटीजन पाए गए, ए और बी, तो इसको कह दिया गया ए बी ब्लड ग्रुप। इसका मतलब पहले 3 ब्लड ग्रुपों की खोज हुई। पहला ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी ब्लड ग्रुप, तीसरा यहां पर आप देखेंगे ओ ब्लड ग्रुप। फिर चौथे ब्लड ग्रुप की खोज की गई, किसके आधार पर? जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित थे, उनके आधार पर। यहीं पर हमने कहा कि एक बात और तय की गई कि रियल में जो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति है वह एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रही थी। कहने का अर्थ था कि प्लाज्मा में उपस्थित जो एंटीबॉडी थे, एंटीबॉडी वह एंटीजन के विपरीत उपस्थित थे। क्या थे? विपरीत उपस्थित थे। होते। जैसे अगर हम बातचीत करें यहां पर कि ये अगर हम 3 खानों का एक ले ले, जिसमें आप देखेंगे 1 हो गया, 2 3 हो गया, और इसको 4 खानों में हम डिवाइड कर दें, 1 2 3 और दूसरा 5। कैसे? यहां पर अगर हम कहें कि ये क्या है? रक्त समूह है। इसमें अगर हम एंटीजन को रखें और इसमें हम एंटीबॉडी को रखें, एंटीबॉडी को किस में लिखा जाएगा? अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ए और बी में लिखा जाएगा। एंटीजन को कैपिटल लेटर ए और बी में लिखा जाएगा। अब 4 रक्त समूह थे, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अब अगर हम देखें यहां पर कि ए के अंदर एंटीजन क्या था? ए एंटीजन है। बी के अंदर एंटीजन क्या होगा? तो हमने देखा था कि आरबीसी की जीवन कला में बी एंटीजन उपस्थित था। ए बी में क्या था? ए एंड बी था, लेकिन ओ में क्या था? खाली था, मतलब कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं था। इसके विपरीत एंटीबॉडी को देखा गया तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए था, इसलिए एंटीबॉडी यहां पर क्या आपको दिखाई देगा? एंटीबॉडी यहां पर दिखाई देगा बी। ए में बी में क्या दिखाई दिया? ए दिखाई दिया। और ए बी में कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता, और ओ में ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। यहीं से 4 ब्लड ग्रुपों की पहचान हुआ और एंटीजन एंटीबॉडी का निर्धारण भी कर दिया गया। और यहां पर अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के संदर्भ में एक नियम भी प्रतिपादित किया गया कि अब हम रक्त समूह को चढ़ाने के पहले या हम रक्त का आधान करने के पहले रक्त समूह की जांच करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हमको ब्लड ग्रुप की जांच करनी पड़ेगी, जिसको रक्त देना है और जो रक्त ले रहा है, मतलब देने वाले का भी रक्त और लेने वाले का रक्त।
और एक बात का हम पूर्व निर्धारण करेंगे कि कभी भी कंडीशन क्या आना चाहिए कि समान एंटीजन, ऐसे कहा जाए कि रक्त आधान में कभी भी समान एंटीजन व एंटीबॉडी साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कहा गया कि जब भी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम ब्लड ग्रुपों की जांच करेंगे, उनके एंटीजन एंटीबॉडी की जांच करेंगे, लेने वाले को और देने वाले को, और यह बात सुनिश्चित करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कभी भी जिन्होंने रक्त प्राप्त किया है उनके शरीर में समान एंटीजन और एंटीबॉडी ना होने पाए। मतलब कहने का है कि अगर ए एंटीजन है और एंटीबॉडी मान लीजिए ए है तो यह नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए बी एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है तो यह नहीं हो सकता। यह कहां बताया गया? इस नियम में कि समान एंटीजन मतलब एंटीजन ए एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं आ सकते, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि दोनों ही तो ग्लाइकोप्रोटीन हैं, दोनों की उपस्थिति अलग अलग है। एक आरबीसी की जीवन कला में पाया जा रहा है और एक ब्लड के प्लाज्मा में पाया जा रहा है। लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आपस में क्लैंपिंग कर लेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे समान प्रकार के प्रोटीन होने के कारण से, और यह क्या करेंगे? एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, रक्त का थक्का बना देंगे, मतलब मॉलिक्यूल इनके बड़े हो जाएंगे, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, रक्त प्रवाह होता हुआ रुक जाएगा और जिसने भी रक्त को प्राप्त किया था, ब्लड को प्राप्त किया था, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि रक्त के ट्रांसफ्यूजन के पहले हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कहीं समान एंटीजन और एंटीबॉडी तो नहीं है। तो इस आधार पर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना शुरू किया गया। लेकिन यहां पर भी एक समस्या आती गई कि देखा गया कि इस तरीके का प्रयोग करने के बावजूद भी कई सारे लोग इस ब्लड को प्राप्त करने के बाद, इस नियम का पालन करने के बावजूद भी कुछ लोग सरवाइव कर रहे थे और कुछ लोग अभी भी एक्सपायर कर रहे थे। पुनः ब्लड की खोज शुरू हुई और इस खोज में कार्ल लैंडस्टीनर के साथ एक वीनर नामक वैज्ञानिक भी इसमें सम्मिलित हुए और सफलता मिली 1940 में कि अभी भी जब इस नियम का पालन किया जा रहा है तो क्यों रोगी एक्सपायर कर रहा है। तो इसका कारण पता चल पाया 1940 में। कब पता चला? 1940 में। और इस अनुसंधान में दो लोग सम्मिलित थे, एक तो कार्ल लैंडस्टीनर सम्मिलित थे, कार्ल लैंडस्टीनर इससे संबंधित थे, और दूसरे इससे एक वैज्ञानिक और थे, वीनर। इन दोनों लोगों को सफलता क्या प्राप्त हुई कि जब यह विभिन्न मनुष्य के रक्त सैंपल को लेकर उसका परीक्षण कर रहे थे तो इनको कुछ इसमें प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि भाई अब नियम जब हमने एंटीजन एंटीबॉडी को देख लिया तो फिर क्यों समस्या आ रही है। इसी समस्या के हल के रूप में हमने कहा 1901-2 में रक्त समूह की खोज हो गई थी। 40 में पुनः यह दोनों लोगों ने एक रिजल्ट दे दिया। वह रिजल्ट था कि एक नए एंटीजन की खोज हुआ, नए एंटीजन की खोज हो गई। और ये नए एंटीजन की खोज मनुष्य में नहीं हुआ। इन लोगों को लगा कि मनुष्य का तो विकास उत्विकास के परिणाम स्वरूप में बंदर जैसी जातियों से हुआ है, तो अगर हम बंदर के रक्त का परीक्षण करें और कोई ऐसा चीज हमको मिल जाए, हो सकता है कि वह मनुष्य के रक्त में ट्रांसफर हुआ हो। जब अनुसंधान चलता है तो कई सारे बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। तो उसी क्रम में इन लोगों ने क्या किया था, एक रीसस बंदर लिया था। क्या लिया था? रीसस बंदर की प्रजाति से रक्त प्राप्त किया था। रीसस एक साधारण सा बंदर की प्रजाति है। इसको रीसस बंदर की प्रजाति से इन्होंने क्या किया?
इनका रक्त प्राप्त किया था और इसका परीक्षण किया। जब इनका परीक्षण चल रहा था और तब इनके इस रीसस बंदर की प्रजाति के आरबीसी की जीवन कला में देखा गया कि इसमें एक एंटीजन और मौजूद है। क्या मौजूद है? एक इसमें एंटीजन की पहचान हुई। एक एंटीजन की पहचान हुई आरबीसी की जीवन कला में। किसके? इस रीसस बंदर के रक्त में उपस्थित आरबीसी में। और इसी एंटीजन को बाद में अब एक नाम देना था। हम ए बी तो पहले ही कह रहे थे, एंटीजन ए बी मनुष्य वाले को। इसको हम क्या नाम दे? तो पहले इसका नाम दिया गया, चूंकि रीसस में आरएच था तो इस यहां से आरएच को ले लिया गया, आरएच। इसी को आरएच एंटीजन नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? आरएच एंटीजन। कुछ लोगों ने पुनः इसको क्या कहा? आरएच फैक्टर नाम दिया, या हिंदी में इसे आरएच कारक भी कहा। बेसिकली आरएच फैक्टर कहिए, आरएच कारक कहिए, आरएच एंटीजन कहिए, यह क्या है? आरबीसी की जीवन कला में पाया जाने वाला एक एंटीजन है, एक एंटीजन है। यहीं से एक नई संभावना का जन्म हुआ और पहली बार हमको अपने ब्लड का पॉजिटिव या नेगेटिव होने के बारे में पता लग पाया। पता कैसे चला? अध्ययन में क्या बात आई? अब कहा गया कि ब्लड चढ़ाने के पहले, ट्रांसफ्यूजन करने के पहले हमको क्या करना होगा? एंटीजन की भी जांच करना है, एंटीबॉडी की भी जांच करना है और साथ में आरएच एंटीजन की भी जांच करना है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक बात का निर्धारण किया गया कि आरएच प्लस वाले व्यक्ति का रक्त हम आरएच प्लस को ही दे सकते हैं, आरएच माइनस का नहीं। मतलब यहां पर ब्लड ग्रुप में एक नई संभावना का जन्म हुआ। जैसे क्या कहा गया कि मान लीजिए कि कोई आरबीसी है, आरबीसी है। अब इस जो आरएच एंटीजन खोजा गया था, बाद में जब मनुष्य के रक्त में इसका परीक्षण किया गया, यहां पर अगर हम देखें कि जो आरएच एंटीजन या बंदर में खोजा गया, बाद में जब इस मनुष्य में इसका परीक्षण किया गया था, कहां पे? मनुष्य में। तो मनुष्य में कुछ लोगों में पाया गया, कुछ लोगों में, अधिकांश में पाया गया है, कुछ लोगों में पाया गया। तो कुछ लोगों में पाया गया, तो जिसमें पाया गया उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया आरएच प्लस। जिसमें नहीं पाया गया, जिसमें नहीं पाया गया, नहीं पाया गया, उसके लिए प्रयोग शब्द किया गया आरएच माइनस। मतलब जिसके ब्लड के आरबीसी में आरएच एंटीजन पहुंचा था उसको आरएच प्लस कह दिया, जिसमें नहीं पहुंचा था उसे आरएच माइनस कह दिया। कैसे कहा था समझिएगा। जैसे 4 ब्लड ग्रुप हम यहां पे बना लेते हैं, आरबीसी, आरबीसी और एक चौथा भी है आरबीसी। अब देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पर ए एंटीजन था, हम ए ब्लड ग्रुप कह रहे थे। यहां पर बी ब्लड ग्रुप था, बी ब्लड ग्रुप कह रहे थे। यहां पर ए और बी दोनों था, ए बी कह रहे थे। यहां पर क्या था? कोई नहीं था, तो हम उसको क्या कह रहे थे? ओ ब्लड ग्रुप कह रहे थे। ए कह रहे थे इसको, इसको बी कह रहे थे, इसको ए बी कह रहे थे, ए बी कह रहे थे और इसको ओ ब्लड ग्रुप कह रहे थे। अभी हम प्लस और माइनस को नहीं कह रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इनके ब्लड में क्या पहुंच गया? इनके ब्लड में क्या पहुंच गया? यहां पर देखिएगा आरएच एंटीजन भी पहुंच गया। क्या पहुंच गया? आरएच एंटीजन आ गया। मान लीजिए अगर इनमें आरएच एंटीजन आ गया तो इनका ब्लड ग्रुप हो गया ए प्लस। ए प्लस, तो जिसका जिसका रक्त ए प्लस है मतलब आरएच एंटीजन उपस्थित है, ए आ गया। मान लीजिए कि इसमें अगर आरएच नहीं होता, हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस का मतलब नहीं होता, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होता? ए माइनस होता। जैसे इसमें बी ब्लड ग्रुप में था और इसमें आरएच एंटीजन भी आ गया तो इनका ब्लड ग्रुप हो गया बी प्लस। अगर बाई चांस इसमें नहीं आया है, नहीं के लिए हम क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका ब्लड ग्रुप होता बी माइनस। अगर ए बी था, ए बी के साथ साथ आरएच भी आ गया तो इनका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी प्लस। अगर यहां पर आरएच नहीं होता तो हम कहते ए बी माइनस। जैसे आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं था तो ओ कह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों में आरएच आ गया तो इनको हमने क्या कहा? ओ प्लस कहा, ओ प्लस कहा। और जिनमें अगर आरएच नहीं आया,
RH नहीं आया उसको हमने कहा O माइनस। इसी AB प्लस को, अब इसी O माइनस को तो हम सर्वदाता भी कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। और इसी से एक संभावना बनी अब कि हमको रक्त आधान के पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हमको एंटीजन की जांच करना है, एंटीबॉडी की जांच करना है, साथ में हमको RH एंटीजन की जांच करना है, क्योंकि हमको समान एंटीजन नहीं रखना है, एंटीबॉडी एक साथ। तो इसमें जांच क्या करना है, जांच से क्या रिजल्ट आएगा कि RH प्लस कोई व्यक्ति है तो उसका रक्त हम RH प्लस को दे सकते हैं। मतलब RH प्लस का व्यक्ति है तो उसको RH प्लस में क्या क्या आएगा, अगर समझने के लिए यहां पर हम कह दें कि RH प्लस का मतलब क्या हुआ, A प्लस, B प्लस, AB प्लस और O प्लस। RH माइनस का मतलब क्या हुआ, RH माइनस का A माइनस, B माइनस, AB माइनस और O माइनस। क्लियर रूप से दे सकते हैं। अगर इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति RH माइनस है और किसी ब्लड ग्रुप का A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस, तो वह क्या कर सकता है, RH माइनस को अपना रक्त दे सकता है। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति RH माइनस है तो RH प्लस को भी रक्त दे सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति RH प्लस है तो कतई नहीं यह RH माइनस को रक्त दे सकता है। एक नियम प्रतिपादित कर दिया गया। अब क्या कि हम क्या करेंगे कि भाई अगर RH प्लस का व्यक्ति है तो RH प्लस को अपना रक्त दे सकता है, RH माइनस व्यक्ति है तो RH माइनस को दे सकता है। कई बार समस्या हमको होती है समझने में हम सभी को कि RH माइनस को RH प्लस को क्यों दे रहे हैं। तो RH माइनस का मतलब कि RH एंटीजन का ना पाया जाना। जब RH एंटीजन है ही नहीं तो RH प्लस में कोई समस्या नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम RH प्लस वाले को RH माइनस वाले को RH प्लस का ब्लड देते हैं तो जैसे ही RH प्लस का रक्त RH माइनस में पहुंचेगा, मतलब RH एंटीजन पहुंचेगा उसके शरीर में, तो उसके शरीर के लिए वह नया होगा और उस व्यक्ति जिसने रक्त को प्राप्त किया है उसके रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। किसके लिए, इस RH प्लस के विरुद्ध में एंटीबॉडी बन जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर की यह कंडीशन होती है, शरीर की गुण है, नियम है कि बाहरी चीज जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगी उसके विरुद्ध हमारा शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी यह बना लेगा तो पहले बार के रक्त आधान में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हम अगली बार पुनः रक्त का आधान करेंगे वह क्या हो जाएगा, समान एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाएगा, समान एंटीजन एंटीबॉडी हो जाएगा। जैसे आपने वहां पे देखा था कि ए हो जा रहा था, जैसे यहां पर बी देखा था, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा और इससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और रोगी एक्सपायर कर जाएगा। मतलब रक्त को लेने वाला व्यक्ति एक्सपायर कर जाएगा। तो ये हमने यहां पर रक्त समूह, पॉजिटिव और निगेटिव, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पे समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।